तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रोल्स बैंड टुगेदर नाम की इस एनिमेटेड मूवी के बारे में। दोस्तों इसके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके OTT राइट, सैटेलाइट राइट, TV राइट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ट्रॉल्स बैंड टुगेदर एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड ज्यूकबॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है, जो थॉमस डैम की गुड लक ट्रॉल्स गुड़िया पर आधारित है। ये ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर 2020 की अगली कड़ी और ट्रॉल्स फ्रेंचाइजी में तीसरी मुख्य किस्त। फिल्म का निर्देशन वॉल्ट डोहन ने किया था और सह निर्देशन टिम हेड्स, उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म, द्वारा किया गया था। इसकी पटकथा एलिजाबेथ टिपेट ने लिखी थी। अन्ना केंड्रिक, जस्टिन टिम्बरलेक, जूई डैशनेल, क्रिस्टोफर मिन्स प्लासे, इकोना पॉप एंडरसन, पाक, रॉन फंचेस, केनान थॉम्पसन, कुणाल नैयर और डोहन ने नवागंतुकों एरिक आंद्रे, किड क्यूडी, डेविड डिग्स के साथ पिछली फिल्मों की अपनी आवाज वाली भूमिकाओं को दोहराया। ट्रॉय सिवनर, कैमिला कैबेलो, एमी शूमर, एंड्रू रनल्ड्स, रूपॉल और जोसिया मैमेट कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो रहे हैं। फिल्म में ब्रांच, टिम्बरलेक और पोपी, केंड्रिक, जो आधिकारिक तौर पर एक जोड़े हैं, बॉयबैंड घटना ब्रोजोन के भंग होने के बाद ब्रांच के भाइयों को फिर से एकजुट करते हुए फ्लॉयड सिवनर को बचाने का प्रयास करते हैं। तीसरी ट्रॉल्स फिल्म के लिए विचार अप्रैल 2020 में ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर की रिलीज से पहले शुरू हुए, जब टिम्बरलेक ने अपने एप्पल म्यूजिक अधिग्रहण के दौरान भाग लेने में रुचि व्यक्त की। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने नवंबर 2021 में आधिकारिक तौर पर तीसरी फिल्म के विकास की पुष्टि की। मार्च 2023 में नए कलाकारों और शीर्षक के साथ फिल्म के नए पात्रों की घोषणा की गई। मुख्य रूप से CGI एनिमेशन होने के बावजूद DNEG द्वारा कुछ अतिरिक्त एनिमेशन के साथ फिल्म में येलो सबमरीन 1968 और फैंटासिया 1940 से प्रेरित एनीम शन शैलियों के साथ कुछ 2D एनिमेशन अनुक्रम शामिल हैं। थियोडोर शॉपिरो, जिन्होंने पहले ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर के लिए स्कोर तैयार किया था, इस फिल्म के लिए स्कोर तैयार करने के लिए लौट आए। ट्रॉल्स बैंड टुगेदर को 12 अक्टूबर 2023 को डेनमार्क में और 17 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $206 मिलियन की कमाई की है और आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। कथानक: एक शिशु शाखा और उसके 4 बड़े भाई जॉन डोरी, स्प्रूस, क्ले और फ्लॉयड ब्रोजोन नामक एक बॉयबैंड के रूप में प्रदर्शन करते हैं। जब उनके आपस में टकराने वाले अहम उन्हें परफेक्ट फैमिली हार्मनी का प्रदर्शन करने से रोकते हैं, जो एक शक्तिशाली क्षमता है जिसे ट्रॉल्स तब हासिल कर सकते हैं जब वे पूर्ण समन्वय में हों, तो भाई बहस करते हैं और बैंड को तोड़ देते हैं। शाखा को उसकी दादी रोजीपफ द्वारा पालने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। वर्तमान समय में रॉकपोकैलिप्स को रोकने के लगभग 1 महीने बाद ब्रांच और पोपी बर्गन टाउन में ब्रिजेट और ग्रिस्टल की शादी में शामिल होते हैं। वे जॉन डोरी द्वारा बाधित होते हैं, जो खुलासा करते हैं कि ब्रांच के सबसे करीबी भाई फ्लॉयड को वेलवेट और वेनीर, 2 माउंट रैजन किशोरों ने पकड़ लिया है जो पॉप स्टार बनना चाहते हैं। भाई बहनों ने फ्लॉयड को एक हीरे की इत्र की बोतल में कैद कर दिया है, जिसका उपयोग वे उसका सार निकालने और अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया अंततः उसे मार सकती है। चूंकि परफेक्ट फैमिली हार्मनी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हीरे को नष्ट कर सकती है, ब्रांच अनिच्छा से जॉन डोरी को उनके भाइयों को ढूंढने और फ्लॉयड को बचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। पोपी और टिनी डायमंड के साथ वे जॉन डोरी की रोंडा नामक आर्मडिलो जैसी पोर्टेबल वैन में निकले। वे स्प्रूस को वेके द्वीप रिजॉर्ट में पाते हैं, जहां उसने अपना नाम बदलकर ब्रूस रख लिया है और एक परिवार शुरू किया है। ब्रूस मदद करने के लिए अनिच्छुक है, जब तक कि उसकी पत्नी और 13 बच्चे उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं लेते। समूह को बाद में क्ले को एक परित्यक्त बर्गन लघु गोल्फ कोर्स में मिला, जहां पॉप ट्रॉल्स की एक छिपी हुई कॉलोनी रहती थी,
जो नहीं जानते थे कि बर्गन्स अब उनके दुश्मन नहीं हैं। जब वे अंतिम ट्रॉल्स्टिस से भाग गए थे तो वे अन्य पॉप ट्रॉल्स से अलग हो गए थे। ए छिपी हुई ट्रोल कॉलोनी की नेता। विवा खुद को पोपी की लंबे समय से खोई हुई बहन बताती है। सबसे पहले पोपी खुश होती है, लेकिन यात्रा में खटास आ जाती है जब विवा यह मानने से इनकार कर देती है कि बर्गन्स बदल गए हैं और पोपी के समूह को गोल्फ कोर्स छोड़ने से रोकने की कोशिश करती है। वे क्ले की बदौलत भागने में सफल हो जाते हैं और पोपी और विवा टूटे हुए दिलों के साथ अलग हो जाते हैं। इस बीच वेलवेट और वेनिर फ्लॉयड से उसका सार छीनना जारी रखते हैं। वेलवेट ने खुलासा किया कि उसने फ्लॉयड की लिखावट में जालसाजी की और जॉन डोरी को एक नोट भेजा ताकि फ्लॉयड के भाइयों को आकर उसे बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा वेलवेट और वेनिर के सहायक क्रिम्प ने शोल्डर पैड सूट का आविष्कार किया है जो निष्कर्षण को बढ़ाता है, जिसे भाई बहन पूरे ब्रोजोन पर कब्जा करते समय उपयोग करने की योजना बनाते हैं। ट्रॉल्स माउंट रेजियस तक पहुंचते हैं, लेकिन एक बार फिर बहस करते हैं और परफेक्ट फैमिली हार्मनी तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। जब उसके भाइयों ने फैसला किया कि वे फ्लॉयड को बचाने के बाद फिर से अलग हो जाएंगे, तो ब्रांच ने उन्हें अपने परिवार को छोड़ने और अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानने के लिए डांटा और उन्हें याद दिलाया कि उनकी दादी के खा जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले बिताया। ब्रांच, पोपी और टिनी अपने दम पर फ्लॉयड का पता लगाते हैं, लेकिन वेलवेट और वेनिर जॉन डोरी, क्ले और ब्रूस को पकड़ लेते हैं, जिससे बचाव और भी मुश्किल हो जाता है। जब वे प्रशंसकों की भीड़ के साथ घुलने मिलने लगते हैं, तो ब्रांच और पोपी वेलवेट और वेनिर का सामना करते हैं, जिससे वे अपनी लिमो में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित होते हैं। आगामी पीछा करने के दौरान वेलवेट और वेनिर ने शो दिखाने के लिए ब्रांच के भाइयों से सार निकालने के लिए कंधे पैड का उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्रांच और पोपी को जल्द ही विवा द्वारा मदद मिलती है, जो अपने हनीमून के दौरान गोल्फ कोर्स में लड़खड़ाने के बाद ब्रिजेट और क्रिस्टल के साथ सेना में शामिल हो गए। ये देखते हुए कि फ्लॉयड का सार लगभग खराब हो गया है, ब्रांच ने अपने भाइयों से कहा कि उन सभी को बस अपने अहंकार को दूर रखने और एक टीम के रूप में काम करने की जरूरत है। वे पोपी और विवा के साथ परफेक्ट फैमिली हार्मनी का प्रदर्शन करते हैं और अपनी जेलों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे फ्लॉयड अपना आखिरी सार खो देता है, लेकिन वह जल्दी ही पुनर्जीवित हो जाता है। वेनिर, जो वेलवेट की साजिशों का अनुमान लगा रहा था, सार्वजनिक रूप से सब कुछ कबूल कर लेता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ट्रॉल्स वेके द्वीप पर लौटते हैं और ब्रोजोन के वापसी संगीत कार्यक्रम को देखते हैं, जिसमें किस्मत भी शामिल होती है, एक अन्य बैंड ब्रांच जिसका कभी हिस्सा था। बाद में पोपी और विवा शाखा के प्रस्ताव के तहत मानद सदस्यों के रूप में ब्रोजोन में शामिल हो गए। आवाज डाली। मुख्य जस्टिन टिम्बरलेक ब्रांच के रूप में एक अस्तित्ववादी पॉप ट्रोल और पोपी का प्रेमी। बेबी ब्रांच के रूप में आइरिस डोहन। डोहन ने इससे पहले पहली फिल्म में युवा पोपी को आवाज दी थी। पॉपी के रूप में एना केंड्रिक, पॉप ट्रॉल्स की रानी और ब्रांच की प्रेमिका। टिनी डायमंड के रूप में केनान थॉम्पसन, एक चमकदार हिप हॉप ट्रोल और गाय डायमंड का बेटा। वॉल्ट डोहन के रूप में किंग पेप्पी, पॉप ट्रॉल्स के पूर्व राजा और पोपी और विवा के पिता। क्लाउड गाय, एक मानवरूपी बादल। अंतरायामी ऊधम यात्री। एंडरसन, पाक डार्नेल के रूप में फंक ट्रॉल्स के राजकुमारों में से एक और कूपर के छोटे जुड़वां भाई। कूपर के रूप में रॉन फंचेस, फंक ट्रॉल्स के राजकुमारों में से एक। गाय डायमंड, एक चमकदार पॉप ट्रोल और टिनी डायमंड के एकल पिता के रूप में कुणाल नैयर। बिगगी के रूप में डेविड फिन, एक बड़ा, मिलनसार ब्रिटिश पॉप ट्रोल और मिस्टर डिंकल्स का मालिक। फिन ने ट्रॉल्स द बीट गोज ऑन में बिगगी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और ट्रॉल्सटोपिया जेम्स कॉर्डन की जगह ले रहे हैं, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों में बिगगी को आवाज दी थी। केविन माइकल रिचर्डसन मिस्टर डिंकल्स, बिगगी के पालतू कीड़ा के रूप में। जॉन डोरी के रूप में एरिक आंद्रे, ब्रांच के सबसे बड़े भाई और ब्रोजोन के पूर्व नेता।
स्प्रूस के रूप में डेविड डिग्स ब्रांच के भाइयों में दूसरे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य हैं। बाद में उसने अपना नाम बदलकर ब्रूस रख लिया। क्ले के रूप में किड क्यूडी ब्रांच के भाइयों में तीसरे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य हैं। फ्लॉयड के रूप में ट्रॉय सिवनर ब्रांच के भाइयों में चौथे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य। विवा के रूप में कैमिला कैबेलो पोपी की लंबे समय से खोई हुई बड़ी बहन और पुट ट्रॉल्स की नेता। क्रिम्प के रूप में जोसिया मैमेट वेलवेट और वेनियर की सहायक। एमी शूमर वेलवेट के रूप में एक माउंट रेजन और वेनियर की बड़ी जुड़वां बहन जो एक पॉप स्टार बनना चाहती है। वेलवेट की गायन आवाज के रूप में ब्रायना मैजोला। वेनियर के रूप में एंड्रू रॉनल्ड्स एक माउंट रेजन और वेलवेट का छोटा जुड़वां भाई जो एक पॉप स्टार बनना चाहता है। ग्रिस्टल के रूप में क्रिस्टोफर मिन्स प्लासे बर्गन्स के राजा और ब्रिजेट के मंगेतर से पति बने। ब्रिजेट के रूप में जूई डैशनेल एक पूर्व खोपड़ी नौकरानी बर्गन्स की रानी और ग्रिस्टल की मंगेतर से पत्नी बनी। सेटिन के रूप में एनो जावो और सेनील के रूप में कैरोलिन हेजिल्ड जुड़वां पॉप ट्रॉल्स जो उनके बालों से जुड़े हुए हैं। रूपॉल चार्ल्स मिस मैक्सिन के रूप में किंग ग्रिस्टल जूनियर और ब्रिजेट के बीच विवाह के अधिकारी। किड रिट्स के रूप में डिलन फ्रांसिस माउंट रेजियस का एक डीजे। दादी रोजीपफ के रूप में ग्लोजेल ग्रीन ब्रांच और उसके भाइयों की दादी जो फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं। ग्लोजेल ने पहली फिल्म में अपनी भूमिका दोहराई है। ब्रांडी के रूप में पैटी हैरिस वेके द्वीप पर स्प्रूस की पत्नी। बूम के रूप में लांस बैस किस्मत बैंड का सदस्य। हाइप के रूप में जेसी चेजेस किस्मत बैंड के सदस्य। एब्लेस के रूप में जॉय फेटोन किस्मत बैंड के सदस्य। ट्रिकी के रूप में क्रिस किर्कपैट्रिक किस्मत बैंड का सदस्य। अतिरिक्त ब्रोजोन फैंगल के रूप में नीना बख्शी। मेलिसा माबी आंटी स्मीड के रूप में। माउंट रेजियस स्टेज मैनेजर के रूप में जेम्स रयान। लोन पूपर के रूप में टिम हेट्स। रेडियो उद्घोषक के रूप में रयान नाइलर। कॉन्सर्ट उद्घोषक के रूप में निक फ्लैचर। सिकुंडा लकड़ी के रूप में। ब्रोजोन स्टेज हैंड माउंट रेजोन फैंगल। रोजर क्रेग स्मिथ के रूप में एक चट्टान पर चढ़ने वाला प्रशिक्षक। लेनी माउंट रेजोन प्रशंसक। नाचोस के साथ वेकेशनर के रूप में फ्रेड टाटासियोर। निक किशियामा के रूप में कोव ईएडी। जकारी फ्रेजर विंडी के रूप में। लाब्रीज के रूप में काइला मेलिकियन। रैनी के रूप में टाइटस ब्लेक। पुट ट्रोल के रूप में निकोल लिन एवांस। उत्पादन 9 अप्रैल 2020 को जस्टिन टिम्बरलेक ने अपने एप्पल म्यूजिक अधिग्रहण के दौरान भविष्य की ट्रॉल्स फिल्मों में भाग लेने में रुचि व्यक्त की। मुझे उम्मीद है कि हम 7 ट्रॉल्स फिल्में बनाएंगे क्योंकि यह सचमुच वह उपहार है जो देता रहता है। 22 नवंबर 2021 को ये घोषणा की गई कि तीसरी ट्रॉल्स फिल्म 17 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 7 अन्ना केंड्रिक और जस्टिन टिम्बरलेक को क्रमशः पोपी और ब्रांच के रूप में अपनी आवाज वाली भूमिकाओं को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। 28 मार्च 2023 को पहले आधिकारिक ट्रेलर की रिलीज के साथ फिल्म के नए कलाकारों की आधिकारिक घोषणा की गई, जिनमें एरिक आंद्रे, किड क्यूडी, डेविड डिग्स, ट्रॉय सिवनर, कैमिला कैबेलो, एमी शूमर, एंड्रू रॉनल्ड्स, रुआउल और शामिल थे। जोसिया मैमेट। वॉल्ट डोहन अपनी पूर्ववर्ती फिल्म में ऐसा करने के बाद तीसरी फिल्म का निर्देशन करने के लिए लौट आए, जबकि जीना शाय निर्माता के रूप में काम करने के लिए लौट आईं। बाद में टिम हेट्स को सह निदेशक के रूप में घोषित किया गया। इन घोषणाओं के उसी दिन ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने आधिकारिक शीर्षक ट्रॉल्स बैंड टुगेदर का खुलासा किया। 8 शे के अनुसार फिल्म का विचार ट्रॉल्स 2016 के तुरंत बाद आया। हालांकि ट्रॉल्स बैंड टुगेदर मुख्य रूप से सीजीआई एनिमेशन था, फिल्म में टिटमाउस इंक द्वारा किए गए कुछ 2D एनिमेशन अनुक्रम शामिल हैं, 9 जिसमें येलो सबमरीन 1968 और फैंटासिया 1940 से प्रेरित एनिमेशन शैलियां शामिल हैं।
10 इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त एनिमेशन DNEG द्वारा प्रदान किया गया था। निमोना एनिमेशन निर्देशक टेड टाई सहित लगभग 6 एनिमेटरों ने फिल्म पर थोड़ा काम किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। संगीत। मुख्य लेख ट्रॉल्स बैंड टुगेदर साउंड ट्रैक। 6 मार्च 2023 को थियोडोर शोपिरो को ट्रॉल्स बैंड टुगेदर के लिए अपने पूर्ववर्ती से लौटते हुए स्कोर तैयार करने की पुष्टि की गई थी। 11-14 सितंबर 2023 को दूसरे ट्रेलर की रिलीज के बाद ड्रीमवर्क्स ने घोषणा की कि NSYNC फिल्म के लिए एक मूल गीत प्रस्तुत करेगा जिसे बेटर प्लेस कहा जाएगा, जो 22 वर्षों में समूह का पहला गाना होगा। 12 मुक्त करना। थिएट्रिकल। ट्रॉल्स बैंड टुगेदर ने 12 अक्टूबर 2023 को डेनमार्क से शुरुआत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज करना शुरू किया। 4 और बाद में 17 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर 2020 के बाद एक साथ वीडियो ऑन डिमांड के अलावा रिलीज किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों की सीमित संख्या के कारण ये फिल्म विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने लगी। 7 विपणन। यूनिवर्सल और ड्रीमवर्क्स ने अपने विपणन अभियान के लिए फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कई ब्रांडों और उत्पाद साझेदारियों के साथ सहयोग किया, जिसमें शाइन वाटर बेवरेजेस, 13 ICE, 14 शेक शेक, 15 साउथवेस्ट एयरलाइंस, 16 कैंडी, 17 कैंप स्टोर शामिल हैं। 18 और प्यूमा, 19 साथ ही जिंक फ्लावर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। 20 फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक ट्रॉल्स रीमिक्स रेस्क्यू है। 27 अक्टूबर 2023 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और गेम मिल एंटरटेनमेंट द्वारा प्लेस्टेशन 4 और 5, Xbox One और सीरीज X, निंटेंडो स्विच और PC के लिए जारी किया गया था। इस गेम में, जो दूसरी फिल्म ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर पोपी ब्रांच की घटनाओं के बाद होता है, और खिलाड़ी चरित्र को चेज द स्मूथ जैज ट्रोल से ट्रोल किंगडम को बचाने की खोज में लगना चाहिए जब वो जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अपने सैक्सोफोन से निवासियों को सम्मोहित करके। 21 होम मीडिया। ट्रॉल्स बैंड टुगेदर को VOD के लिए 19 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 22 फिल्म 16 जनवरी 2024 को ब्लू रे, DVD और 4K UHD पर रिलीज की गई थी। 23 नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पे टीवी विंडो के पहले 4 महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी, फिर अगले 10 के लिए नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी और फिर शेष 4 के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी। 24-25 कब? स्वागत। बॉक्स ऑफिस। 15 जनवरी 2024 तक ट्रॉल्स बैंड टुगेदर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $101 और 40 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $104 और 80 सेंट मिलियन की कमाई की है, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई $206 और 20 सेंट मिलियन है। 4-5 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ट्रॉल्स बैंड टुगेदर को नेक्स्ट गोल विंस, द हंगर गेम्स, द बैलाड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नैक्स और थैंक्सगिविंग के साथ रिलीज किया गया था, और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,800 थिएटरों से $27.32 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 26 फिल्म ने अपने पहले दिन $9 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के $1 और 30 सेंट मिलियन भी शामिल हैं। इसने $30.6 मिलियन की पहली कमाई की और द हंगर गेम्स के बाद दूसरे स्थान पर रही। 27 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में $17.8 मिलियन कमाए, 40.6% की गिरावट, चौथे स्थान पर रही। 28 अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 85 आलोचकों में से 60% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.8/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, ट्रॉल्स बैंड टुगेदर एक और मनोरंजक, आकर्षक प्रस्तुति पेश करता है जो माता-पिता के लिए पूरी तरह से दर्द रहित रहते हुए फ्रेंचाइज के युवा प्रशंसकों का मनोरंजन करेगा। 29 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 13 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 53 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है।
30 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर ए का औसत ग्रेड दिया, जो पहली फिल्म के समान था। बकी पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने इसे 85% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। 67% ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करें। 27 द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्कैच ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, एलिजाबेथ टिपेट की पटकथा चुटकुलों की भारी मात्रा के कारण हंसाती है। हिट टू मिस अनुपात काफी असंतुलित है और इसके बारे में कई मनोरंजक एक पंक्ति हैं। संगीत व्यवसाय 31 स्क्रीन रैंट की तातियाना हुलेंडर ने फिल्म को 5 में से 2.5 अंक दिलाते हुए लिखा, ट्रोल्स बैंड टुगेदर में फ्रेंचाइजी की थकान के स्पष्ट संकेत दिखते हैं, लेकिन कुछ नए गाने और ज्वलंत एनिमेशन विकल्प इसे थोड़ी देर तक बनाए रखते हैं। 32 पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ। दोस्तों इसकी रेटिंग के बारे में अब बात की जाए तो IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 6.1 की है 10 में से, जो कि बढ़िया रेटिंग है। साथ ही साथ IMDb पर भी इसे इतनी ही रेटिंग प्राप्त है। 60% रेड टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया है। साथ ही साथ इसके TV राइट्स के बारे में बात की जाए, OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो OTT राइट्स इंडिया के अंदर ये एक तरह से प्राइम वीडियो, साथ ही साथ आप इसे G5 पर भी देख सकते हो। 2 OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बाकी आप इसे YouTube और प्ले मूवीज़ पर जाकर एक तरह से रेंट पर लेकर भी इसे देख पाओगे। बाकी दोस्तों इसके बजट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट 95 मिलियन से डॉलर्स था, जो कि एक तरह से भारी भरकम बजट था। और इसने जो कलेक्शन किया तकरीबन 204.6 मिलियंस का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन था। और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड इसने तोड़े थे। दोस्तों एनिमेटेड मूवी है, इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो बच गई है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रोल डॉल डैनिश जोल्ट्रॉल्ड एक प्रकार की प्लास्टिक की गुड़िया है जिसके रोएदार ऊपर कंघी वाले बाल एक ट्रोल का चित्रण करते हैं, जिसे उनके निर्माता डैनिश लकड़हारे थॉमस डैम के नाम पर डैम गुड़िया के रूप में भी जाना जाता है। प्रेरणा पुराने स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं में ट्रॉल्स से मिली। एक खिलौनों को गुड लक ट्रॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। गुड़िया पहली बार 1950 के दशक के अंत में बनाई गई थी और 1960 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े खिलौना फैशन में से एक बनने से पहले 1959 में पेश की गईं। 1970 से 1990 के दशक के दौरान वे थोड़े समय के लिए फिर से लोकप्रिय हो गए और विभिन्न निर्माताओं द्वारा विभिन्न नामों के तहत उनकी नकल की गई। 1990 के दशक के दौरान ट्रोल गुड़िया पर आधारित कई वीडियो गेम और एक वीडियो शो बनाया गया था। 2003 में बांध कंपनी ने बिना लाइसेंस वाले उत्पादन को रोककर ट्रॉल्स के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट को बहाल कर दिया। 2005 में डैम कंपनी ने DIC एंटरटेनमेंट को ब्रांड का लाइसेंस दिया, जिसने ट्रोल्स नाम से एक कार्टून बनाकर ब्रांड को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। लेकिन शो केवल एक सीजन तक चला। 3 असफल कार्टून भी एक मुकदमे की ओर ले जाता है। 4 जिसके बाद एक प्रति दावा मुकदमा होता है। 5 2013 में ब्रांड को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा खरीदा गया था। 6 ट्रॉल्स नामक एक एनिमेटेड फीचर फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। एक सीक्वल 2020 में रिलीज किया गया था और दूसरा सीक्वल 2023 में रिलीज किया गया था। 7-8 खिलौने का इतिहास। ट्रोल गुड़िया 1959 में डैनिश मछुआरे और लकड़हारे थॉमस डैम द्वारा बनाई गई थी। डैम शुरू में एक बेकर था, लेकिन जब आटे की आपूर्ति कम हो गई तो उसने मछली पकड़ने और लकड़ियां बेचने सहित कई नौकरियों की तलाश की, और जब भी वो घर पर होता तो वो अपने बच्चों, विशेष रूप से अपनी बेटी लीला के लिए विभिन्न पौराणिक प्राणियों को चित्रित करने वाली छोटी लकड़ी की गुड़िया बनाता था। आखिरकार उन्होंने खिलौने बेचना शुरू कर दिया और पूरे स्कैंडिनेविया में डिपार्टमेंट स्टोर के लिए मूर्तियां विकसित करना शुरू कर दिया। लेकिन 1959 में वो अपनी छोटी बेटी लीला के लिए क्रिसमस का उपहार नहीं दे सके और उन्होंने अपनी कल्पना से सदमे बालों वाली बग आंखों वाली ट्रोल गुड़िया बनाई। डेनमार्क के गजोल शहर के अन्य बच्चों ने गुड़िया देखी और उसे एक गुड़िया चाहिए थी।
9-10 डैम की कंपनी डैम थिंग्स ने गुड लक ट्रॉल्स नाम से प्लास्टिक में गुड़िया का उत्पादन शुरू किया। 11 संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किए जाने से कुछ समय पहले 1960 के दशक की शुरुआत में ये कई यूरोपीय देशों में लोकप्रिय हो गया। वे 1963 से 1965 की शरद ऋतु तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े खिलौनों के शौकीनों में से एक बन गए। मूल उच्चतम गुणवत्ता के थे, जिन्हें डैम गुड़िया भी कहा जाता था, और उनमें भेड़ के ऊन के बाल और कांच की आंखें थीं। उनकी अचानक लोकप्रियता थॉमस डैम के मूल उत्पाद के कॉपीराइट नोटिस में त्रुटि के कारण सस्ती नकलें सामने आईं। ट्रोल गुड़िया का एक संग्रह। डैम कंपनी ने डेनमार्क में ट्रॉल्स का उत्पादन कभी बंद नहीं किया, जहां वे हमेशा एक लोकप्रिय वस्तु थे। 1980 के दशक के अंत में डैम ट्रॉल्स ने उत्तरी अमेरिका में एक बार फिर वापसी करना शुरू कर दिया। EFS मार्केटिंग एसोसिएट्स इंक उन कुछ निगमों में से एक था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्विक्रय के लिए थॉमस डैम ट्रॉल्स के आयात और विपणन की अनुमति दी गई थी। इन डैम ट्रॉल्स को नॉफिन ट्रॉल्स के व्यापार नाम के तहत टैग पर अडॉप्ट ए नॉफिन ट्रोल लोगो के साथ विपणन किया गया था। 1990 के दशक की शुरुआत से मध्य तक लोकप्रियता की अवधि के दौरान युवा लड़कों के लिए ट्रोल गुड़िया का विपणन करने के कई प्रयास किए गए। इसमें हैस्ब्रो की ओरिजिनल बैटल ट्रॉल्स, स्टोन प्रोटेक्टर्स फ्रेंचाइजी और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल ट्रॉल्स जैसी एक्शन फिगर लाइनें शामिल थीं। लोकप्रिय माइटी मैक्स लाइन में हेयरी हेड्स नामक एक श्रृंखला भी थी, जिसे ड्रेड हेड्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2003 में उरुग्वे दौर समझौते अधिनियम द्वारा बांध कॉपीराइट को बहाल किया गया था। यूनिडा डॉल कंपनी, एक कंपनी जिसने अमेरिका में ट्रोल गुड़िया का निर्माण करके लाखों अमेरिकी डॉलर कमाए, ने बहाली को चुनौती दी। दूसरे सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने निचली अदालत के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बरकरार रखा, जिसमें यूनिडा को विश निक ट्रोल गुड़िया का निर्माण, वितरण या बिक्री करने का आदेश दिया गया। 12 टॉय इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपनी सेंचुरी ऑफ टॉयज लिस्ट में ट्रोल डॉल्स को नाम दिया है, जो 20वीं सदी के 10 सबसे यादगार और सबसे रचनात्मक खिलौनों की सूची है। 13 2005 में डैम ने ट्रॉल्स को DIC एंटरटेनमेंट को ट्रोल्स के रूप में लाइसेंस दिया। इसके साथ लाइसेंसिंग अभियान में ट्रोल गुड़िया को युवा लड़कियों की ओर धकेलते हुए देखा गया, जिसमें फैशन गुड़िया और फैशन सहायक उपकरण जैसे उत्पाद शामिल थे। 14 अभियान विफल रहा और अंततः मुकदमा चला। 2007 में DIC ने डैम कंपनी पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने डैम की ट्रोल गुड़िया और DIC के ट्रोल्स के संबंध में प्रलोभन और लापरवाही से गलत बयानी में धोखाधड़ी के दावे किए, जो DIC द्वारा डैम से ब्रांड को लाइसेंस दिए जाने के बाद बनाया गया था। 15 डैम ने DIC पर जवाबी मुकदमा दायर किया, ये दावा करते हुए कि कंपनी ने आधुनिक ट्रोल गुड़िया खिलौना अभियान बनाने और विपणन करने की अपनी क्षमता को वित्तीय रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गुड़िया की छवि और सद्भावना को नष्ट कर दिया। 16 2013 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने डैम फैमिली और डैम थिंग्स से ट्रॉल्स फ्रेंचाइज के लिए बौद्धिक संपदा हासिल की और स्कैंडिनेविया को छोड़कर, जहां डैम थिंग्स लाइसेंसकर्ता बना हुआ है, व्यापारिक अधिकारों का विशेष विश्वव्यापी लाइसेंसकर्ता बन गया। 6 मनोरंजन में टेलीविजन और फिल्म। 1991 में क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट ने द मैजिक ट्रॉल्स एंड द ट्रोल वॉरियर्स नाम से एक कार्टून विशेष जारी किया, जिसमें विशेष रूप से मैजिक ट्रॉल्स को किंग नोलाफ और उनके ट्रोल वॉरियर्स के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया था। 17 1992 में DIC, जो बाद में 2005 में ट्रोल्स का निर्माण करेगा, ने सुपर ट्रॉल्स नामक आधे घंटे का विशेष संस्करण जारी किया। विशेष में 3 वीर ट्रोल दिखाए गए जो क्रेवन नामक दुष्ट ट्रोल से लड़ते हैं। विशेष को ब्यूना विस्टा होम वीडियो द्वारा VHS पर जारी किया गया था। 18 उसी वर्ष द ट्रॉलीज रेडियो शो नामक एक डायरेक्ट टू वीडियो सिंग अलोंग स्पेशल जारी किया गया था, जिसमें कठपुतली ट्रोल्स ने कोकोमो, वूली बुली,
और डू वाह डिडी जैसे पुराने जमाने के हिट गाने भी गाए थे, कुछ मौलिक गीतों के रूप में। 19। इसके अलावा उसी वर्ष गुड टाइम्स एंटरटेनमेंट ने ट्री हाउस ट्रॉल्स श्रृंखला के साथ एक डायरेक्ट टू वीडियो गाना भी जारी किया। 2 वीडियो थे, ट्री हाउस ट्रॉल्स फॉरेस्ट ऑफ फन एंड वंडर और ट्री हाउस ट्रॉल्स बर्थडे डे। 1993 में ग्रास एंटरटेनमेंट और सैक्स टीवी एंटरटेनमेंट ने स्टोन प्रोटेक्टर्स नामक ट्रोल गुड़िया पर आधारित एक एक्शन कार्टून जारी किया। इस शो में क्रिस्टल से निर्मित एक साम्राज्य दिखाया गया था जिस पर सरीसृप ट्रोल जैसे सॉरियंस ने हमला किया था। उनके नेता ज़ोक महारानी द्वारा संरक्षित शक्तिशाली क्रिस्टल चाहते थे। ज़ोक महल में घुस गया और क्रिस्टल के पास पहुंचा और देखा कि वे टुकड़े टुकड़े हो गए और पृथ्वी पर उड़ गए। 2005 में डीआईसी ने डैम के साथ एक लाइसेंसिंग अभियान के हिस्से के रूप में ट्रोल्स का उत्पादन किया। एक कार्टून जिसमें 5 किशोर लड़कियों को दिखाया गया है जिनके नाम उनके नाभि पर लगे रत्नों के नाम पर रखे गए हैं। उनके नाम एमेथिस्ट, रूबी, नीलम, पुखराज और गोमेद हैं। ट्रोल्स खुद को जीवन के लिए सबसे अच्छे दोस्त कहते हैं। वे ट्रोल्सोपोलिस नामक शहर में रहते हैं, एक जादुई दुनिया के भीतर एक शहर। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं। वे दुनिया को साइमन नाम के एक दुष्ट हरे ग्रैमलिन और उसके लाल राक्षस कुत्ते दोस्त, जिसका नाम स्नार्फ है, से भी बचाते हैं। 2016 में ड्रीमवर्क्स द्वारा ट्रोल संपत्ति की खरीद के बाद उन्होंने ट्रोल्स का निर्माण किया। ट्रोल गुड़िया पर आधारित एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड संगीतमय कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म 4 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी। 20 इसका निर्देशन माइक मिशेल ने किया था और सह निर्देशन वॉल्ट डोहन ने किया था, जिसमें एना कैंड्रिक और जस्टिन टिम्बरलेक ने पोपी और ब्रांच की आवाजें दी थीं। 21 एक सीक्वल ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर 10 अप्रैल 2020 को उत्तरी अमेरिका में नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। फिल्म को मूल रूप से इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन फिल्म को ड्राइव इन थिएटरों में एक साथ रिलीज किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के कारण नियमित मूवी थिएटर बंद हो गए और प्रीमियम वीओडी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया और इटली में 22-23 इससे फिल्म के प्रक्षेपणों की संख्या और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर असर पड़ा। जैसे ही महामारी कम हुई, फिल्म को नियमित मूवी थिएटरों में वापस रिलीज किया गया। एक और सीक्वल ट्रॉल्स बैंड टुगेदर 17 नवंबर 2023 को विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 24 वीडियो गेम 1993 में अमीगा, डॉस और कमोडोर 64 के लिए ट्रॉल्स नामक एक प्लेटफॉर्म वीडियो गेम जारी किया गया था। 25 जारी किए गए अन्य गेम ट्रॉल्स ऑन ट्रेजर आइलैंड, ड्यूड्स विद एटीट्यूड का एक संशोधित पुन रिलीज और द ट्रॉल्स इन क्रेजीलैंड, डोकी का एक स्थानीय संस्करण थे। डोकी यूएनची निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए क्रेजी लैंड डाइसाकुसिन और सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए सुपर ट्रोल आइलैंड्स। अन्य शो और फिल्मों में पॉप संस्कृति के संदर्भ डिज्नी पिक्सर की टॉय स्टोरी में 1, 2 और 3। एंडी के पास सफ़ेद फूलों वाली नीली बिकनी वाली एक ट्रोल गुड़िया थी। टॉय स्टोरी 3 में टॉय ट्रेन कोच में ट्रॉल्स को भी दिखाया गया है, जब एंडी अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था और अपनी कल्पना का उपयोग कर रहा था, और सनीसाइड डेकेयर में ट्रॉल्स को दिखाया गया था। फॉक्स शो द सिम्पसन्स में बार्ट सिम्पसन चर्च में एक ट्रोल गुड़िया के साथ खेल रहा था। फॉक्स के एक अन्य शो किंग ऑफ द हिल में बॉबी हिल के शयनकक्ष में ट्रोल गुड़ियों का एक संग्रह था। फॉक्स के एक अन्य शो फैमिली गाय में पीटर ग्रिफिन एक चाहने वाले ट्रोल में बदल गए। एडल्ट स्विम शो रोबोट चिकन में एक ट्रेजर ट्रोल दिखाया गया था जो डेट पर गया था और उसे पता चला कि उसे ट्रोल एड्स है। वेब श्रृंखला एनोइंग ऑरेंज में 3 ट्रोल्स को दिखाया गया है जिन्होंने ऑरेंज, पियर, मिडगेट एप्पल और मार्शमेलो को ट्रोल चुटकुले सुनाए। ये भी देखें एरिक सैमुअल आंद्रे, जन्म 4 अप्रैल 1983, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता,
अभिनेता, टीवी शो होस्ट, लेखक, निर्माता और संगीतकार हैं। उन्हें एडल्ट स्विम असली कॉमेडी सीरीज द एरिक आंद्रे शो 2012 वर्तमान के निर्माता, होस्ट और सह लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में FXX कॉमेडी सीरीज मैन सीकिंग वुमन 2015-2017 में माइक और द लायन किंग 2019 के रीमेक में अजीजी की आवाज़ शामिल है। वह ब्लाफ नाम के मंच के तहत संगीत भी प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक जीवन। एरिक सैमुअल आंद्रे एक का जन्म बोका रैटन, फ्लोरिडा में हुआ था 4 अप्रैल 1983 को। 3 उनकी मां न्यूयॉर्क के अपर वेस्ट साइड से अशकेनाजी यहूदी वंश की एक अमेरिकी हैं और उनके पिता एक एफ्रो हाइटियन थे, आप्रवासी जो मनोचिकित्सक के रूप में काम करता था। 4, 5, 6 वह अपनी पहचान काले और यहूदी दोनों के रूप में बताता है। 4, 7, 8, 2001 में वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा में ड्रेफोस स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्नातक होने के बाद उन्होंने बोस्टन में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अध्ययन किया, जहां उन्होंने डबल बास बजाया और 2005 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संगीत की डिग्री 9-10। करियर 2007 में आंद्रे का प्रदर्शन। आंद्रे ने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत 2003 में की थी। 11 वह द एरिक आंद्रे शो के निर्माता और होस्ट हैं, जो कार्टून नेटवर्क के देर रात प्रोग्रामिंग ब्लॉक एडल्ट स्विम पर सार्वजनिक एक्सेस टॉक शो की पैरोडी है। 12 शो में शरारतें, चौंकाने वाला हास्य, रेखाचित्र और सेलिब्रिटी साक्षात्कार शामिल हैं। उन्होंने अपार्टमेंट 23 में ABC कॉमेडी श्रृंखला डोंट ट्रस्ट द बी में मार्क के रूप में सह अभिनय किया और 2 ब्रोक गर्ल्स में डेके, मैक्स की प्रेमिका और साथी पेस्ट्री छात्र के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 13 उन्होंने FXX कॉमेडी श्रृंखला मैन सीकिंग वुमन में माइक की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2015 में हुआ था। 14 शो का तीसरा और अंतिम सीजन, जिसमें 10 एपिसोड शामिल थे, 2017 की शुरुआत में चला। 15-16 उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड शो डिसेंचेंटमेंट में लूसी को आवाज़ दी है। 17 नेटफ्लिक्स पर उनका पहला स्टैंड अप स्पेशल लीगलाइज एवरीथिंग 23 जून 2020 को रिलीज हुआ था। 18 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स प्रैंक कॉमेडी फिल्म बैड ट्रिप बनाई और उसमें अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। आंद्रे ने 2016 से 2017 तक अभिनेत्री रोसारियो डॉसन को डेट किया। 19 मार्च 2021 में उन्होंने कहा कि वह एक महिला के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक किसान बाजार में हुई थी, जो डेटिंग शुरू करने से पहले तक नहीं जानती थी कि वह अच्छी तरह से जानी जाती है। 20 आंद्रे एक स्ववर्णित अज्ञेयवादी नास्तिक हैं। 21 और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के अभ्यासी हैं। 22 2016 के एक साक्षात्कार में कामुकता पर अपने विचारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई द्वि है, ठीक है? यौन अभिविन्यास या जाति या लिंग जैसी कोई चीज नहीं है। वे सभी अप्रचलित मानव निर्मित अवधारणाएं हैं। मैं कहूँगा ये फिर से एक छेद है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो उभयलिंगी के रूप में सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हर उस चीज को चोदूंगा जो हिलती है। 23 उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनी सैंडर्स का समर्थन किया। 24 अक्टूबर 2022 में आंद्रे और साथी कॉमेडियन क्लेटन इंग्लिश ने क्लेटन काउंटी, जॉर्जिया के खिलाफ एक संघीय मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वे एक पुलिस कार्यक्रम के अधीन थे, जिसने हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रग्स के लिए विमान में चढ़ने वाले यात्रियों की नस्लीय रूप से आलोचना की, उनके साथ जबरदस्ती की और अवैध रूप से तलाशी ली। बिना उचित संदेह के उनके मुकदमे ने कार्यक्रम की संवैधानिकता को चुनौती दी। 25 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2009 झूठ का आविष्कार आदमी नंबर 4 कैमिया 2010 अजीब कॉमेडी शो व स्वयं विशेष रूप से प्रदर्शित हास्य अभिनेता पतली पर्त यात्री लघु फिल्म
2012 रोमियो होना चाहिए था भनभनाना। 2013 इंटर्नशिप सिड। 2015 दोस्तों का झुंड मूक। 2016 पॉपस्टार कभी ना रुकें खूंखार सीएमजेड रिपोर्टर। 2017 मुश्किल रात जैक। 2019 शेर राजा अजीजी आवाज। 2021 बुरी यात्रा क्रिस कैरी लेखक और निर्माता भी। मिशेल बनाम मशीनें मार्क बोमन आवाज। गाओ दो डेरियस आवाज। 2022 हमेशा के लिए गधा स्वयं 26 लेखक और अतिथि भूमिका। पशु आकर्षण डेरियस आवाज लघु फिल्म। गधा 4.5 वह स्वयं लेखक और अतिथि भूमिका। 2023 ट्रोल्स बैंड टुगेदर जॉन डोरी आवाज। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2009 अपने उत्साह को नियंत्रित रखें पीए सेट करें 2 एपिसोड। 2010 बिग बैंग थ्योरी एक छोटा सा सिक्का एपिसोड द 21 सेकंड एक्साइटेशन। 2011 जेके और लूथर जोन एपिसोड स्केट ट्रूपर्स। क्लीवलैंड में गर्म जेफ एपिसोड एल्का की शादी। तथ्य जांचकर्ता इकाई मृगतृष्णा एपिसोड अत्यधिक गैस। ऊपर का स्तर मैक्स रॉस टेलीविजन फिल्म। 2013 अपार्टमेंट 23 में बी पर भरोसा न करें मार्क रेनॉल्ड्स 22 एपिसोड। 2012 वर्तमान एरिक आंद्रे शो व स्वयं निर्माता मेजबान लेखक और कार्यकारी निर्माता। 2014 दो गरीब लड़कियां डैकोन डेके ब्रोमबर्ग 8 एपिसोड। 2014 लुकास ब्रदर्स मूविंग कंपनी विभिन्न पात्र आवाज 2 एपिसोड। कॉमेडी बैंग टकराना वह स्वयं एपिसोड एरिक आंद्रे एक कैट कोलाज शर्ट और स्नीकर्स पहनता है। 2015 रोबोट चिकन विभिन्न पात्र आवाज एपिसोड 0 वेजिटेबल्स। स्कॉट रेमन सेगुरो मैस्कुडी जन्म 30 जनवरी 1984 जिन्हें उनके स्टेज नाम किड क्यूडी KDI कुड ई से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी रैपर, गायक, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, अभिनेता और फैशन डिजाइनर हैं। क्लीवलैंड ओहियो में जन्मे और पले बढ़े, क्यूडी एक संगीत करियर की तलाश में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्हें पहली बार अपने गीत डे एंड नाइट की रिलीज के बाद पहचान मिली। शुरू में उनके माइस्पेस पेज पर स्वप्रकाशित ये गाना ऑनलाइन हिट हो गया और क्यूडी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया, ताकि उन्होंने रिकॉर्ड निर्माता प्लेन पैट और एमिल हैनी के साथ मिलकर अपना पहला पूर्ण लंबाई वाला प्रोजेक्ट ए किड नेम्ड क्यूडी 2008 नामक एक मिक्सटेप रिकॉर्ड किया। इसकी रिलीज ने क्यूडी को प्रमुखता हासिल करने और एक प्रशंसक आधार स्थापित करने में मदद की। जल्द ही हाई प्रोफाइल रैपर कान्ये वेस्ट का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बाद में 2008 तक क्यूडी को अपने गुड म्यूजिक लेबल छाप पर हस्ताक्षर किया। मुख्य एकल के रूप में जारी किए गए डे एंड नाइट के साथ उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम मैन ऑन द मून द एंड ऑफ डे 2009 जारी किया, जिसे महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा चौगुनी प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ। RIA 3 एल्बम में अनुवर्ती एकल मेक हर से कान्ये वेस्ट और कॉमन की विशेषता और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस MGMT और रटैट की विशेषता शामिल थे। बाद वाले को RIA द्वारा डायमंड प्रमाणन 10x प्लैटिनम प्राप्त हुआ। उनके द सरे एल्बम मैन ऑन द मून 2 द लीजेंड ऑफ मिस्टर रैगर 2010 को प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ और एकल इरेज मी कान्ये वेस्ट की विशेषता और मिस्टर रैगर को जन्म दिया। उस वर्ष बाद में उन्होंने लंबे समय से सहयोगी और निर्माता द जीनियस के साथ रॉक बैंड विज़र्ड का गठन किया। उनका नामांकित पहला एल्बम 2012 बिलबोर्ड टॉप रॉक एल्बम चार्ट में नंबर 1 पर शुरू हुआ। 4-5 क्यूडी ने फिर अपना स्वनिर्मित तीसरा एल्बम इंडिकुड 2013 जारी किया, जिसे RIA द्वारा स्वर्ण प्रमाणित किया गया और प्लैटिनम प्रमाणित एकल जस्ट व्हाट आई एम किंग चिप की विशेषता को जन्म दिया। प्रयोगात्मक और धीमी गति से प्राप्त अवंत गार्डे एल्बम सैटेलाइट फ्लाइट द जर्नी टू मदर मून 2014 और स्पीडन बुलेट 2 हेवन
2015 के साथ रिलीज होने के बाद वो गुड म्यूजिक से विदा हो गए, बाद वाले का नेतृत्व किया गया। ग्रंज प्रेरित एकल कंफ्यूज्ड। उनके छठे एल्बम पैशन पेन एंड डायमंड्स लेन 2016 को आलोचनात्मक स्वागत में सुधार देखा गया और इसे मुख्य एकल सर्फिन फैरल विलियम्स की विशेषता द्वारा समर्थित किया गया। क्यूडी ने बाद में 2018 में पूर्व लेबल बॉस वेस्ट के साथ जोड़ी किड्स सी घोस्ट्स का गठन किया। उसी वर्ष जून में उनके नामांकित सहयोगी एल्बम को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ जारी किया। अप्रैल 2020 में क्यूडी ने अपने 7वें एल्बम मैन ऑन द मून 3 द चोजन 2020 की रिलीज की उम्मीद करते हुए एकल द स्कॉट्स ट्रैविस स्कॉट के साथ यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर अपना पहला नंबर 1 गाना अर्जित किया। वाणिज्यिक पुनरुत्थान और अनुकूल स्वागत के लिए क्यूडी ने अपना 8वां एल्बम एंटरगैलेक्टिक 2022 उसी नाम के अपने वयस्क एनिमेटेड विशेष के साथ जारी किया। दोनों की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई। उनका 9वां एल्बम इंसानों 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। रिकॉर्डिंग के अलावा क्यूडी ने अपना खुद का वैनिटी लेबल लॉन्च किया है, अब बंद हो चुका ड्रीम ऑन, और 2011 से उसका लेबल इम्प्रिंट विकेड ऑसम रिकॉर्ड्स। 6-7 क्यूडी ने 2010 में HBO श्रृंखला हाउ टू मेक इट इन अमेरिका के साथ अभिनय में कदम रखा और तब से कई फीचर फिल्मों में दिखाई दिए। गुड बाय वर्ल्ड 2013, नीड फॉर स्पीड 2014, एंटोरेज 2015, बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक 2020, डोंट लुक अप 2021 और एक्स 2022। इसके अलावा उन्होंने वन ट्री हिल, द क्लीवलैंड शो, ब्रुकलिन 99 और वेस्टवर्ल्ड ड जैसे टेलीविजन शो में भी काम किया है। 2015 में वो IFC श्रृंखला कॉमेडी बैंड में बैंड लीडर थे। टकराना और 2020 में HBO मिनी सीरीज VR के लिए एक कास्ट सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। 2020 में उन्होंने फिल्म और टेलीविजन के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी मैड सोलर लॉन्च की, जिसने क्यूडी के संगीत करियर की कहानी बताते हुए ए मैन नेम्ड स्कॉट 2021 नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया। फैशन और मॉडलिंग में क्यूडी ने कई अभियानों और सहयोगों में ग्यूसेप ज़नोटी, वर्जिल अबलोह, बाप, कोच, एडिडास, केल्विन क्लेन और लेवी के साथ विशेष रूप से भागीदारी की है। क्यूडी ने 2022 में अपनी खुद की कपड़ों की लाइन लॉन्च की। किड क्यूडी को कई समकालीन हिप हॉप और वैकल्पिक कृत्यों पर प्रभाव के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। 8-9-10-11 उनके गीत अक्सर आत्मकथात्मक होते हैं, जो बचपन की अवसाद, अकेलेपन और अलगाव की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। वयस्कता में शराब और नशीली दवाओं के साथ उनका संघर्ष और आध्यात्मिकता, दिल टूटना, अपव्यय और उत्सव के विषय। उनका अधिकांश प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के साथ संवेदनशीलता प्रदर्शित करने और समस्याओं का समाधान करने की उनकी क्षमता से उत्पन्न होता है। 12 वह अपने संगीत में साइकेड लिया, R&B, इलेक्ट्रॉनिका, सिंथपॉप, डांस, हाउस, पंक और इंडी रॉक के तत्वों को मिलाकर अपनी प्रयोगात्मक प्रकृति के लिए भी जाने जाते हैं। क्यूडी ने घरेलू स्तर पर 22 मिलियन से अधिक इकाइयां बेची हैं और 5 नामांकन में से 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने संगीत उद्योग में कई शैलियों के प्रमुख कलाकारों के साथ काम किया है, जैसे कि Jay-Z, ड्रेक, एमिनेम, केंड्रिक लाइमर, डेविड गुएटा, शकीरा, एरियाना ग्रांडे और माइकल बोल्टन। 13-14-15-16 प्रारंभिक जीवन। किड क्यूडी का जन्म 30 जनवरी 1984 को क्लीवलैंड, ओहियो में स्कॉट रेमंड सेगुरो मैस्कुडी के रूप में हुआ था। 17 वह शेकर हाइट्स और सोलोन में पले बढ़े। 18 उनके 2 बड़े भाई डोमिंगो और डीन और एक बड़ी बहन मैशा हैं। 19 उनकी मां एल्सी हैरियट नी बैंक्स ओहियो के क्लीवलैंड हाइट्स में रॉक्सबोरो मिडिल स्कूल में एक अफ्रीकी अमेरिकी स्कूल गाना बजाने वालों की शिक्षिका हैं। 20-21 उनके पिता लिंडबर्ग स्टाइल्स मैस्कुडी एक हाउस पेंटर, स्थानापन्न शिक्षक और अफ्रीकी अमेरिकी और मैक्सिकन मूल के द्वितीय विश्व
युद्ध के वायुसेना के अनुभवी थे। 22232425। जब क्यूडी 11 वर्ष के थे तब उनके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। उनके निधन का क्यूडी के व्यक्तित्व और संगीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 22 क्यूडी ने सोलन हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल तक शेकर हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। प्रिंसिपल को मुक्का मारने की धमकी देने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जेड मिल गया। 26 उन्होंने टोलेडो विश्वविद्यालय में फिल्म का अध्ययन किया, लेकिन 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। 19 नौसेना में शामिल होने की उनकी बाद की योजना नकी किशोर पुलिस रिकॉर्ड के कारण सफल नहीं हो सकी। 27 संगीत करियर 2003-2008 न्यूयॉर्क शहर में शुरुआत और ए किड नेम क्यूडी। मुख्य लेख क्यूडी नाम का एक बच्चा। जुलाई 2008 में किड क्यूडी समस्टेज न्यूयॉर्क में प्रदर्शन करते हुए। क्यूडी ने पहली बार 2003 में हाई स्कूल में अपने समय के अंत में रैप करना शुरू किया था और वो फासीडे और ए ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट जैसे वैकल्पिक हिप हॉप समूहों से प्रेरित थे। 22 बाद में वो संगीत करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। 17 2005 में $500 और एक डेमो टेप के साथ क्लीवलैंड छोड़ने के बाद वह अपने चाचा निपुण जैज ड्रमर कलल मैडी के साथ साउथ ब्रोंक्स में चले गए। 18 ब्रुकलिन में दोस्त और सहयोगी डॉड द जीनियस के साथ एक अपार्टमेंट साझा करने से पहले उन्होंने मैनहट्टन के कुछ कपड़ों की दुकानों में काम किया। 18 2006 में क्यूडी की मुलाकात वर्जिन मेगास्टोर में अपने भावी गुरु रैपर और निर्माता कान्ये वेस्ट से हुई। उन्होंने 2009 स्पिन साक्षात्कार में बताया, मैं सीडी देख रहा था, मेरी आंख के दाहिने हिस्से में यीशु के टुकड़े की चमक देखी, ऊपर देखा और यह कान्ये वेस्ट था। उन्होंने अपना परिचय दिया और वेस्ट को अपने कुछ संगीत की पेशकश की। 28 क्यूडी बाद में न्यूयॉर्क में BAPE स्टोर में काम करते हुए फिर से पश्चिम में भाग गया और याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि कान्ये एक बार आ रहा था और मैं उसे कुछ चीजें लाने में मदद कर रहा था। मैं उनमें से एक का सेंसर निकालना भूल गया था। उसने जैकेटें खरीदी और उसके जाने से पहले मुझे उसे पकड़ने के लिए दुकान से बाहर भागना पड़ा। सोहो में उसका पीछा करना मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। 29-30 2007 में किड क्यूडी का गाना डे एंड नाइट शुरुआत में अपने माइस्पेस पेज पर अपलोड करने के बाद कई संगीत ब्लॉगों पर प्रदर्शित किया जाने लगा। इस प्रारंभिक कार्य ने अपने तत्कालीन प्रबंधक प्लेन पैट के माध्यम से वेस्ट का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद वेस्ट ने उस वर्ष के अंत में क्यूडी को अपने गुड म्यूजिक इम्प्रिंट के लिए साइन किया। जुलाई 2008 में किड क्यूडी ने न्यूयॉर्क स्ट्रीट वियर ब्रांड 10 डीप के सहयोग से मुफ्त डाउनलोड के रूप में अपना पहला मिक्सटेप ए किड नेम्ड क्यूडी प्लेन पैट और एमिल हेनी द्वारा निर्मित जारी किया। 31 कान्ये वेस्ट ने सबसे पहले क्यूडी को अमेरिकी रैपर और मुगल JZ के लिए हुक का संदर्भ देने के लिए बुलाया और स्टूडियो में रहने के दौरान क्यूडी और वेस्ट द ब्लूप्रिंट 3 2009 से लेकर वेस्ट के R&B-esque 808 और हार्टब्रेक 2008 पर काम करने लगे। 32 बाद में क्यूडी की सहायता में हार्टलेस, वेलकम टू हार्टब्रेक, पैरानॉइड और रोबोकॉप पर सह लेखन क्रेडिट और या गायन शामिल है। 32 किड क्यूडी एक प्रमुख गीतकार और 808 और हार्टब्रेक के प्रमुख कलाकार थे। पैरानॉइड और हार्टलेस को एकल के र में रिलीज किया गया था, जबकि वेलकम टू हार्टब्रेक एक एल्बम कट के रूप में प्रदर्शित हुआ और पॉप 100 पर 87वें नंबर पर पहुंच गया। 33 किड क्यूडी की पहली टेलीविजन प्रस्तुति 2008 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में ट्रेविस बाकर और DJ AM के साथ थी। क्यूडी को रोलिंग स्टोन, वाइब, द सोर्स, XXL और BBC न्यूज़ के 2009 साउंड ऑफ पोल जैसे मीडिया में देखने के लिए एक कलाकार के रूप में प्रचारित किया गया था। 34 MTV न्यूज़ ने MCs टू वॉच इन 2009 नामक रिपोर्टों की एक श्रृंखला पर क्यूडी पर रिपोर्ट दी। 35 2009-2010 मैन ऑन द मून और मैन ऑन द मून 2 मुख्य लेख मैन ऑन द मून
द एंड ऑफ डे और मैन ऑन द मून 2, द लीजेंड ऑफ मिस्टर रैगर। क्यूडी ने अगस्त 2009 में MTV पर प्रदर्शन किया। 2008 के अंत में क्यूडी को XXL के 2009 के वार्षिक फ्रेशमैन क्लास में शामिल किए जाने का पता चला। कवर पर उन्हें साथी उभरते रैपर्स एशर रोथ, वेले, B.O.B, चार्ल्स हैमिल्टन, कोरी गुंज, ब्लू, मिकी फैक्ट्स, एस हूद और कुरिन $Y के साथ दिखाया गया था। 36-37-17 फरवरी 2009 को वो स्नूप डॉग के MTV टॉक शो डॉग आफ्टर डार्क में दिखाई दिए और शो के अंत में डे एंड नाइट का प्रदर्शन किया। 2 दिन बाद 19 फरवरी 2009 को QDBET के 106 एंड पार्क में कान्ये वेस्ट के साथ डे एंड नाइट के संगीत वीडियो की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। 38-25 फरवरी 2009 को क्यूडी ने आगामी ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलनर फिल्म के लिए एक टीजर ट्रेलर 39 स्वयं लीक किया, जिसमें पृष्ठभूमि में उनके गीत स्काई माइट फॉल का उपयोग किया गया था। बाद में उन्होंने पोस्ट किया कि ट्रेलर उन्होंने खुद बनाया है और संभवतः इसे आधिकारिक बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 40 फरवरी 2009 में किड क्यूडी ने भी अपने गीत टोनी के वीडियो में सोलेंज के बगल में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 16 मार्च 2009 को किड क्यूडी ने MTV UK स्प्रिंग ब्रेक स्पेशल पर प्रदर्शन किया और अगले दिन उन्होंने कार्सन डेली के साथ NBC के लास्ट कॉल पर 3 गाने प्रस्तुत किए। क्यूडी ने पार्टनर और रिकॉर्ड निर्माता एमिल हेनी के साथ मिलकर वीडियो गेम मिडनाइट क्लब लॉस एंजल्स के लिए स्विच इन लेंस नामक एक विशेष एकल का निर्माण किया, जो इसके साउथ सेंट्रल प्रीमियम अपग्रेड डाउनलोड करने योग्य सामग्री DLC का हिस्सा था, जो सामने आया। प्लेस्टेशन 3 के लिए 19 मार्च 2009 और Xbox 360 के लिए 27 मार्च 2009। 41वां डेविड लेटरमैन और जिमी किमेल लाइव के साथ लेट शो में एक संगीत अतिथि के रूप में भी दिखाई दिए हैं। जून 2009 में उन्होंने डेविड गुएटा के साथ आई गॉट अ फीलिंग के लिए ब्लैक आइड पीज वीडियो में एक कैमियो किया, जहां दोनों पहली बार मिले और बाद में अपनी अंतर्राष्ट्रीय हिट मेमोरीज रिकॉर्ड की। 2009 में वह 2 मैगजीन कवर कॉम्प्लेक्स अगस्त सितंबर 2009 और URB अगस्त 2009 पर भी रहे थे। सितंबर 2009 में क्यूडी का प्रदर्शन। उन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चिप था रिपर के साथ एक संभावित सहयोगी एल्बम के बाद इलेक्ट्रॉनिक रॉक जोड़ी रैटेट के साथ एक सहयोगी परियोजना बनाई जा सकती है। 5 मई 2009 को ईरानी अमेरिकी प्रगतिशील हाउस डीजे शरम ने अपने पहले स्टूडियो एल्बम गेट वाइल्ड 2009 का मुख्य एकल शी केम अलोंग रिलीज किया। 43 ये गीत, जिसमें क्यूडी भी शामिल है, बल्गेरियाई सिंगल्स टॉप 40 में 15 सप्ताह तक चार्टेड रहा। इसने सप्ताह 30/2009 को चार्ट में 40वें स्थान पर प्रवेश किया और इसकी अंतिम उपस्थिति सप्ताह 44/2009 को थी। ये 11वें नंबर पर पहुंच गया, जहां यह 1 सप्ताह तक रहा। 44 2009 की गर्मियों के दौरान क्यूडी द ग्रेट हैंगओवर कॉन्सर्ट टूर के लिए साथी उभरते रैपर एशर रोथ और B.O.B के साथ शामिल हुए। 4-5-4-6-2009 के अंत में किड क्यूडी को बहुप्रतीक्षित JZ एल्बम द ब्लूप्रिंट 3 में ऑलरेडी होम गाने पर दिखाया गया था। 14 सितंबर 2009 को BET ने किड क्यूडी की अपनी राइजिंग आइकॉन प्रोफाइल का प्रीमियर किया। 30 मिनट के शो के दौरान क्यूडी ने क्यूडी जोन, मिस्टर सोलो डोलो, डे एंड नाइट और मेक हरसे का प्रदर्शन किया। क्यूडी ने अपने बचपन एक कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क जाने और भी बहुत कुछ पर चर्चा की। 4-8-4-9-5-0-5-1 क्यूडी का पहला एल्बम मैन ऑन द मून द एंड ऑफ डे 15 सितंबर 2009 को यूनिवर्सल मोटाउन रिकॉर्ड्स पर जारी किया गया था। 52 और पहले सप्ताह में इसकी 104,419 प्रतियां बिकी और यह #4 पर रहा। 53 एल्बम का मुख्य एकल डे एंड नाइट किड क्यूडी की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है,
जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। जारी किया गया दूसरा एकल मेक हर से मूल शीर्षक आई पोक हर फेस था, जिसमें लेडी गागा के हिट सिंगल पोकर फेस का एक नमूना और कान्ये वेस्ट और कॉमन का प्रदर्शन शामिल है। कॉमन को पूरे एल्बम में कथावाचक के रूप में भी दिखाया गया था। 54-55 सितंबर 2009 में क्यूडी ने साथ ही अमेरिकी रैपर वेले के साथ 50 सेंट के 50 फेस्ट कॉन्सर्ट की सह प्रमुखता की। 5-6-5-7-5-8-2009 के अंत में एक साक्षात्कार में क्यूडी ने घोषणा की कि उनके पहले एल्बम का अनुवर्ती कटर एंड द रिवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन नामक एक संकलन एल्बम होगा, जिसमें कई सहयोग होंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले ही स्नूप डॉग, ट्रेविस बार्कर, क्लिप्से, केज और फैरल के साथ गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं और एल्बम में ड्रेक, ग्रीन डे, किंग्स ऑफ लियोन, रॉबिन थिक, द किलर्स और पोस्टल सर्विस के साथ भी काम करना चाहेंगे। ये भी अफवाह थी कि मैन ऑन द मून, द एंड ऑफ डे के बाद मैन ऑन द मून, द घोस्ट इन द मशीन नामक सीक्वल आएगा और मैन ऑन द मून श्रृंखला एक त्रयी होगी। 59 किड क्यूडी को उनके एकल डे एन नाइट और मेक हर से के लिए 2010 के 3 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 60 अप्रैल 2010 में क्यूडी। जनवरी 2010 में क्यूडी ने मैन ऑन द मून, द एंड ऑफ डे का तीसरा और अंतिम एकल परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस रिलीज किया, जिसे अंततः RIA द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया। 2010 में क्यूडी को स्नूप डॉग की मैलिस एंड वंडरलैंड की पुनः रिलीज, जिसका शीर्षक मोर मैलिस था, के मुख्य एकल दैट ट्री में दिखाया गया था। 61 क्यूडी ने बाद में स्वतंत्र कलाकार जॉनी पॉलीगॉन के साथ मिलकर पॉलीगॉन के द रायट सॉन्ग का रीमिक्स बनाया, जो उनके मिक्सटेप रिबेल विदाउट अपलॉज 2010 में दिखाई देता है। 62 उन्हें भूकंप के बाद हैती को लाभ पहुंचाने के लिए चैरिटी सिंगल वी आर द वर्ल्ड की 25वीं वर्षगांठ के रीमेक के लिए गायक बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। 20 अप्रैल 2010 को किड क्यूडी ने घोषणा की कि उनके दूसरे एल्बम का नाम कटर एंड द रिवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि उनके पहले एल्बम का सीधा सीक्वल होगा, जिसका शीर्षक मैन ऑन द मून 2, द लीजेंड ऑफ मिस्टर रैगर होगा। 63-64 11 जून 2010 को किड क्यूडी को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन बोरो के चेल्सी पड़ोस में गिरफ्तार किया गया था और उस पर घोर आपराधिक शरारत और नियंत्रित पदार्थ रखने का आरोप लगाया गया था। 65 गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया और वे बोनारू में खेलने के लिए मैनचेस्टर, टेनेसी चले गए। 66 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से ज़बरदस्त मूवी है और किड्स के लिए तो ज़बरदस्त अंदाज में ही हमें देखने को मिली थी। कलेक्शन भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त रह चुका है। बाकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।